हर रोज की तरह आज भी मंजुला अकेली ड्राइंग रूम में उदास सी बैठी थी। लगातार टीवी देखकर वह बोरियत महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने टीवी बंद कर दिया और अपने लिए कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। उसके घर में दो नौकर राजू और सुभा, जो कि पति पत्नी भी थे, आज छुट्टी लेकर जल्दी घर चले गए थे क्योंकि उनका बेटा बीमार था। कुछ समय बाद जब वह किचन से वापस आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि सलोनी की फ़ोटो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। यह नीचे कैसे गिर गई? बड़बड़ाते हुए उसने फ़ोटो को वापस उसके स्थान पर रख दिया। सलोनी रोहन की पहली पत्नी थी। दुर्भाग्यवश अब वह इस दुनिया में नहीं थी। फ़ोटो देखकर लग रहा था कि वह सुंदरता में किसी से कम नहीं रही होगी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, गुलाब की पंखुड़ियों से पतले होठ। मंजुला शादी से पहले एक लड़के अनुभव से प्यार करती थी, मगर उसके घर वालों ने उसकी शादी रोहन से कर दी थी। रात को 9 बजे रोहन ऑफिस से लौटा तो मंजुला उससे शिकायत कर बैठी, तुम हर रोज इतनी देर से क्यों आते हो? मैं यहाँ सारा दिन अकेले बैठी बोर हो जाती हूँ। तब रोहन ने उसे बताया कि वह अपने नौकर राजू के बेटे का हाल जानने अस्पताल चले गए थे, इसीलिए देर हो गई। अब कैसी तबीयत है उनके बेटे की? मंजुला ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। रोहन ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया, कुछ पता नहीं चल रहा अभी बीमारी क्या है। उसे दौरे आते हैं और वह बेहोश हो जाता है, कभी कुछ बड़बड़ाने लगता है, आंखें लाल हो जाती है। संशय के साथ बोली मंजुला, यह कैसी अजीब सी बीमारी है? कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है उस पर? उसने मंजुला के कंधे पकड़ते हुए रोमांटिक होकर कहा, उसका तो पता नहीं, लेकिन एक भूत हम पर जरूर चढ़ा है और वो है तुम्हारे प्यार का भूत। उसकी इस बात से मंजुला ने उसके हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए कहा, बिल्कुल झूठ। अगर हमसे प्यार करते तो हर रोज इतनी देर से ना आते। ओके बाबा, कल से जल्दी आऊँगा। अब तो मुस्कुराकर हमारे सीने से लग जाओ। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में समा गई वह। रात के 11 बज रहे थे। दिन भर का थका हारा रोहन गहरी नींद में सो रहा था, मगर मंजुला की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने नौकर के बेटे सौरभ, जो कि 13 या 14 साल का रहा होगा, उसके विषय में सोच रही थी। ऐसी बीमारी जिस पर डॉक्टर भी मौन है, सारे लक्षण अजीब है। कहीं सचमुच कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है उस पर? ऐसा कुछ सोचते हुए पता नहीं कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही समय बीता होगा कि चू चू कड़कड़ जैसी आवाज़ें आने लगी थी। मंजुला की आंखें इन आवाज़ों से खुल गई। उसने लाइट ऑन की और रोहन की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। मंजुला की नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ी, जो हवा के कारण इधर उधर होकर यह अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और उठकर खिड़की को बंद कर दिया। अभी वह खिड़की को बंद करके पलटने ही वाली थी कि उसकी नज़र घर के लॉन की ओर चली गई और वह सिहर सी उठी, क्योंकि एक साया सी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दी उसे। छिपल देखकर कहीं अंधेरे में गुम सी हो गई। मंजुला का दिल धक धक कर रहा था। क्या था वह? क्या उसे रोहन को जगाना चाहिए? मगर पता नहीं क्या सोचकर उसने अपना इरादा त्याग दिया और वापस बेड पर आकर लेट गई। नई सुबह अच्छी खबर के साथ नहीं आई थी। सौरभ की हालत बड़ी खराब थी। वह कभी हंसता था तो कभी रोता था। राजू घर का पुराना नौकर था, इसीलिए रोहन ने सौरभ के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, मगर उसकी हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई थी। एक अनुभवी डॉक्टर राज सिंधे ने रोहन से कहा, कुछ मरीज ऐसे होते हैं रोहन साहब, जिनका इलाज हमारे मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होता। जिसे हम ओझा और तांत्रिकों के नज़रिए से देखें तो उसे भूत प्रेत का साया आदि भी कहते हैं, मगर मेडिकल साइंस इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। और क्या आप इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? रोहन ने डॉक्टर से पूछा।
हाँ, बेशक मानता हूँ, क्योंकि मैं इन सब से गुजर चुका हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने मरीज को यहाँ से ले जाकर किसी तांत्रिक या ओझा को दिखाएं? झल्लाए हुए रोहन ने डॉक्टर से कहा। अगर आप जैसे डॉक्टर भी इन बकवास बातों को सच मान रहे हैं तो फिर मरीजों का तो भगवान ही मालिक है। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप मरीज को यहाँ से ले जाएं, मगर जरा आप ही सोचिए कि मरीज की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यह मेडिकल केस नहीं, बिल्कुल पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस है। अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि एक नर्स भागी हुई आई और उसने डॉक्टर को बताया कि सौरभ से दौरे आ रहे हैं। कुछ पल बाद ही डॉक्टर और रोहन सौरभ के कमरे में जा चुके थे। उसे कई नर्स और डॉक्टर पकड़े हुए थे, फिर भी वह उनसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। हा 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 हा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको, यह चिल्ला रहा था वह। आवाज़ किसी औरत की तरह लग रही थी, आंखें जैसे आग उगल रही थी, चेहरा भभक रहा था। उसकी इस हालत को देखकर उसके माता पिता आंसू बहाने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब रोहन कमरे में आया तो वह और ज़्यादा भड़क गया। मरेगा तू भी, नहीं बचेगा तू, वसियाना आवाज़ में रोहन को देखकर गुर्राया वह। तेरे गुनाहों की सज़ा भुगती है इसने भी, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। सौरभ का पिता राजू यह देखकर कांप उठा। वह बड़बड़ाया, ये वही है और अब ये किसी को नहीं छोड़ेगी। सौरभ के नाक और मुंह से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। रोहन हैरान था कि वह उसको निशाना बनाकर कुछ कह रहा था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी सौरभ को नहीं बचाया जा सका। कुछ घंटे के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। घटना ने रोहन और मंजुला को हिलाकर रख दिया। जब रोहन ने उसे अस्पताल की सारी घटना बताई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था रोहन, जिसने सौरभ को मार डाला और अब वह हमको भी नहीं छोड़ेगी। उसने तुमको भी धमकी दी है, मगर वह किसकी आत्मा है और हमने उसका क्या बिगाड़ा है? झुंझलाई हुई मंजुला रोहन से यह पूछ रही थी और रोहन खामोश था। कमरे से बाहर खड़ा राजू बड़बड़ा रहा था, यह वही है, हाँ, उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता है। पागलों सा बड़बड़ाता हुआ वह बाहर चला गया। घटना के 2 दिन बाद मंजुला घर पर अकेली थी। रात के 9 बज रहे थे। रोहन आज रात किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। नौकर अपना काम निपटाकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। आज से पहले कभी मंजुला को डर नहीं लग रहा था, मगर आज वह बहुत ही डरी हुई सी थी। जरा सी आहट होते ही उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती थी। कुछ दिन पहले सौरभ के साथ घटी घटना उसको दहला कर रख दिया था। घड़ी ने रात के 10 बजने की सूचना दी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसने लाइट बंद करके सोने की कोशिश की। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि ऐसी आवाज़ हुई जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की खोल रहा हो। मंजुला की जैसे सांस अटक गई। वह डर के मारे कांपने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लाइट जला सके। लेटे लेटे ही उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की तो वह चौंक उठी। खिड़की खुली हुई थी और एक काली परछाई उसमें नजर आ रही थी। वह इतना डर गई कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। वह परछाई अब खिड़की के भीतर आ चुकी थी। मंजुला को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। सोचने समझने की शक्ति जैसे चली गई थी। वह काली छाया निरंतर उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक खतरे की घंटी सी बजी और वह अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। अंधेरे में राह में रखी हुई एक कीमती मूर्ति से टकराई और सन्नाटे को चीरती हुई चीख उसके मुंह से निकल गई। मगर गिरने की परवाह ना करते हुए वह फिर से उठी और कमरे की लाइट को ऑन कर दिया। पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। उसकी नज़र खिड़की पर गई तो वह चौंक उठी। वहाँ पर कोई नहीं था, मगर खिड़की खुली हुई थी। उसे अच्छी तरह से याद था कि सोने से पहले उसने खिड़की बंद कर दी थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था
उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खिड़की के पास जाकर देख सके आखिर कौन है जो इस तरह से उसको डरा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है उसका। इस तरह के अनउलझे और सुलझे सवाल मंजुला के दिमाग में चल रहे थे। अभी वह इन विचारों में खोई हुई ही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर से कांप गई, हलक जैसे सूख गया। वह एकदम से पीछे मुड़ी तो उसके सामने सुबह खड़ी थी, उनकी नौकरानी, साथ में राजू भी था। वे दोनों उसकी चीख सुनकर अपने क्वार्टर से सीधे यहाँ पर आ गए थे। उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी हरदम रहती है, इसीलिए उनको अंदर आने में कोई परेशानी नहीं आई। क्या हुआ मेम साहब, आप चीखी क्यों थी? सुबह ने मंजुला से चौंकते हुए पूछा। मंजुला जो अब तक डर से उभर नहीं पाई थी, उसने कहा, वहाँ खिड़की पर कोई था, एक काली परछाई सी। यह कहकर वह रो पड़ी थी। राजू चुपचाप पीछे खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके बेटे का यूं भयानक तरीके से मारा जाना, यहाँ काले साए का दिखाई देना, क्या इन सब के पीछे वही है? जैसे यह सवाल वह खुद से ही पूछ रहा था। अगले दिन रोहन घर लौटा तो मंजुला ने रात में घटी घटना उसको बताई और साफ साफ कह दिया कि आज के बाद रात में वह अकेली इस घर में नहीं रुकेगी। रोहन इस बारे में फैसला नहीं कर पा रहा था कि यह माजरा क्या है। घर में रात को घुसने वाला कौन था? कोई चोर या फिर सचमुच कोई आत्मा है जो हमारे पीछे पड़ चुकी है? कुछ सोचते हुए कहा रोहन ने, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ दिन अपने मम्मी पापा के यहाँ चले जाना चाहिए। वहाँ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मैं भी अपने सारे ज़रूरी काम निपटा लूँगा। मंजुला को भी उसका यह आइडिया जम गया। मंजुला को उसके घर भेजकर उसी शाम को रोहन ने राजू को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या राजू, यह खिड़की की काली परछाई का क्या चक्कर है? कहीं कोई चोर तो नहीं? राजू ने कहीं शून्य में ताकते हुए जवाब दिया, मालिक, मुझे नहीं लगता कि वह कोई चोर था, क्योंकि 2 बार वह इस घर में दाखिल होने के बाद भी एक सुई तक उठाकर नहीं ले गया। अगर वह कोई चोर होता तो क्या यूं खाली हाथ लौट जाता? रोहन को उसकी बात में वजन नजर आया। तो फिर और कौन हो सकता है? रोहन ने कहा, ये वही है जिसने मेरे बेटे सौरभ की जान ली है। कहते हुए खौफ सा नजर आया उसकी आंखों में, और अब उसी का मनहूस साया इस घर पर मंडरा रहा है। अब आगे तो भगवान ही मालिक है। क्या बेसिर पैर की बातें करते हो राजू? रोहन ने झुंझला कर कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आत्मा का चक्कर है। तो फिर वह क्या था मालिक जो मेरे बेटे के शरीर में घुसकर बोल रहा था? वह लड़का होकर भी एक औरत की आवाज़ में चीख चिल्ला रहा था और उसने आपको भी धमकी दी थी, खुले आम सबके सामने। उसे आप भूल गए क्या? कुछ करना होगा मालिक, वरना पता नहीं अब आगे और कौन शिकार होगा उसका। एक पल रुककर फिर कुछ झिझकते हुए कहा उसने, मेरा दिल कह रहा है कि हम उसको जानते हैं। मेरे ख्याल से वह वही है मालिक जिसे। मालिक, आपसे मिलने इंस्पेक्टर साहब आए हैं। अचानक सुबह की आवाज़ ने राजू की बातचीत में काट दी। रोहन की सोचें छिटक सी गई। बाहर ड्राइंग रूम कुर्सी पर बैठे थे। कुछ देर बाद ही रोहन उनके सामने बैठा था। उसे याद आया कि घर आते ही उसी ने पुलिस को कॉल किया था। लंबी कद काठी का मालिक था श्रीकांत। वह आज दूसरी बार रोहन के घर आया था। पहली बार तब जब उसकी पहली पत्नी सलोनी की मौत हो गई थी। तब भी उसने रोहन पर शक भरी नज़र डाली थी और तीखे सवाल किए थे, क्योंकि उसकी नज़रों में सलोनी की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। आज भी उसने आते ही रोहन से पहला सवाल किया, हाँ तो रोहन जी, जब आपकी पत्नी के मुताबिक घर में कोई घुस आया था तब आप कहाँ थे उस वक्त? रोहन ने उखड़े से मन से जवाब दिया, एक महत्वपूर्ण मीटिंग के सिलसिले में घर से बाहर था। इतना बड़ा घर और अकेली बीवी, डर तो फिर भी लगना ही था। जब इंसान अकेला हो तो पर्दा भी भूत बनकर डराता है।
इंस्पेक्टर ने कहा। रिपोर्ट दर्ज कर ली है, आपकी बीवी के बयान लेने भी ज़रूरी है। बुलाइए तो जरा, कहाँ है वो? मैंने उसे उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया है। आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, या फिर मेरे नौकरों के बयान भी ले सकते हैं, रोहन ने इंस्पेक्टर से कहा। ठीक है रोहन साहब, बुलाइए जरा अपने नौकरों को भी, एक इंटरव्यू उनका भी हो जाए, कहकर श्रीकांत ने एक सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर बाद ही राजू और सुभा उसके सामने थे। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा उसने, कोई घर में आता है और फिर बड़े आराम से वापस भी चला जाता है, किसी को कानों कान भी खबर नहीं होती, कोई चोरी नहीं हुई। बड़ा शरीफ चोर था जी वह तो। तुम दोनों का कमरा मेन गेट के बिल्कुल करीब है। घर के पिछले हिस्से और दाएं की दीवारें बड़ी ऊंची हैं और उन पर कंटीले तार लगे हैं। अब बचता है मेन गेट, जिसके ऊपर चढ़कर कोई अंदर घुस सकता है, और वह यहीं से घुसा भी होगा। अब सवाल ये है कि कोई अंदर घुस गया और तुमको कोई खबर तक नहीं हुई, कैसे? राजू ने डरते हुए कहा। साहब, पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, इसीलिए हम दोनों जरा जल्दी ही सो जाते हैं। जब रात में मेम साहब की चीख सुनी तब मेरी आंख खुली और मैं और मेरी घरवाली मेम साहब के कमरे की ओर भागे। इससे पहले कि वह कैया इंस्पेक्टर कुछ और सवाल पूछ पाता, बीच में बोल पड़ा रोहन। मुझे अपने नौकरों पर पूरा भरोसा है, इनको परेशान करने से क्या होगा? श्रीकांत ने रोहन की ओर देखकर कहा। परेशानियां कभी होती रोहन साहब, भरोसे शब्द से खिलवाड़ करते रोज देखता हूँ मैं लोगों को। अच्छा, अब चलता हूँ। अपने मम्मी पापा के पास आकर कुछ अच्छा महसूस कर रही थी मंजुला। सबसे पहले वह जी भर के सोई, उसके बाद कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार में चली गई। वह मॉल के भीतर कुछ शॉपिंग के इरादे से जा रही थी, तभी उसको किसी ने पीछे से पुकारा। उसने पलटकर देखा तो चौंक गई, क्योंकि उसे पुकारने वाला अनुभव था, वही अनुभव जिसे शादी से पहले वह प्यार करती थी। तो तुम यहाँ? लड़खड़ाते से पूछा मंजुला ने। मुझे तुमसे बेहद ज़रूरी बात करनी है मंजुला। अनुभव सीधा मुद्दे पर आ गया। अब बात करने को हमारे बीच बचा ही क्या है अनुभव, बोली वह। हम दोनों के रास्ते अब अलग हैं। अब हम ना ही मिले तो ही बेहतर रहेगा, यह कहकर वह जाने लगी। वह आदमी तुमको धोखा दे रहा है मंजू, चिल्लाया अनुभव, जिसको पति मानकर तुम पूजा करती हो। मंजुला के आगे बढ़ते कदम रुक गए। क्या बकवास है ये, गुर्राई वह। उस आदमी से मेरी शादी हो चुकी है और यह बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलो। उस आदमी से मेरी शादी को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो झूठ का सहारा लेने लगे। क्या सबूत है तुम्हारे इस बेहूदगी का? जानता था तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी और यही कहोगी, बोल उठा वह। चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, फिर तुमको सब कुछ बताता हूँ। ना चाहते हुए भी मंजुला को उसकी बात माननी पड़ी। कुछ देर बाद वे एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। मंजुला उसे प्रश्नवाचक नज़रों से घूर रही थी। अनुभव ने कहना शुरू कर दिया, कल रात को कहाँ थे आपके पति? ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर थे, फीकी मुस्कान के साथ कहा अनुभव ने। कल रात को वह एक लड़की के साथ होटल ओबराय के एक रूम में थे, ये रहा सबूत। यह कहकर उसने अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ दिखाई, जिनमें रोहन और एक लड़की अलग अलग पोज में नज़र आ रहे थे। मंजुला पर जैसे पहाड़ गिर पड़ा। उसे रोहन से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। उसके मुंह से आवाज़ ही ना निकल रही थी और अनुभव कहता जा रहा था, जिस वक्त रोहन होटल में कमरा बुक कर रहा था, संयोग से वहाँ मेरा एक दोस्त भी मौजूद था जो तुम्हारे और मेरे बारे में सब जानता था। एक बार मैंने रोहन की फ़ोटो भी उसे दिखाई थी, इसलिए उसने अपने फ़ोन से यह फ़ोटो लेकर मेरे पास भेज दी। और यह कोई पहली लड़की नहीं है जो रोहन की ज़िंदगी में आई है। उसको शौक़ है नई नई लड़कियों से खेलने का। उसकी पहली बीवी सलोनी भी उसके बारे में सब जान गई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सलोनी अमीर बाप की इकलौती संतान थी। रोहन की शादी का मकसद ही उसकी दौलत पाना था। उसकी मौत के बाद सारी दौलत रोहन की हुई। तुम सोच रही होगी कि मैं यह सब कैसे जानता हूँ। जिसका दिल टूटा हो वह किसी भी हद तक जा सकता है।
मैंने एक जासूसी एजेंसी से रोहन की एक एक जानकारी निकलवाई। पत्थर की मूरत की तरह उसकी एक एक बात सुनती रही मंजुला। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहन यह सब कर सकता है। अचानक अनुभव पर चिल्लाई वह, अगर यह सब झूठ निकला तो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, बोल उठा वह। एकाएक मंजुला की आंखों में आंसू नजर आने लगे। क्या मिला तुमको यह सब करके? तुम्हें क्या मिला मुझे बर्बाद करके? अनुभव ने भी उसे सवाल कर दिया। आज तुम्हें मेरी बातें गलत लग रही हैं, मगर एक दिन आएगा जब तुम्हें खुद सच्चाई अपने आंखों से दिखाई देगी। यह कहकर अनुभव वहाँ से उठ गया और जाते जाते कहा, अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकती हो। तुम बदल सकती हो मगर मैं नहीं। उसने अपना फ़ोन नंबर टेबल पर रखा और वहाँ से चला गया। काली अंधेरी रात थी। रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। राजू और उसकी पत्नी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। उनके कमरे के सामने से काला साया गुजर रहा था। रात के 11 बजने को थे। रोहन ने आज कुछ ज़्यादा ही शराब पी रखी थी। बिना जूते निकाले ही वह सोफे पर पसरा पड़ा था। कमरे का दरवाज़ा भड़ाक से खुला और फिर बंद हो गया। इतनी तेज आवाज़ हुई थी कि नशे में होने के बावजूद रोहन का ध्यान इस आवाज़ की ओर गया। बड़बड़ाया वह, कौन है बे? मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि उसने पी रखी है, इसीलिए उसका कुछ भ्रम हो रहा है। मगर उसका ये वहम जल्दी ही मिट गया जब बिजली का बल्ब जलने बुझने लगा और फिर एक धमाके के साथ फूट गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। यह अजीब सी बात देखकर रोहन का नशा हिरन हो गया। उसे कुछ भय सा महसूस हुआ। तभी बाथरूम में पंप अपने आप चलने लगा, जिसका शोर रोहन साफ सुन सकता था। उसका दिमाग चकरा सा गया था। साला ये सब क्या हो रहा है? यह सोचते हुए नल बंद करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा और बाथरूम के अंदर जाकर वह कांप गया, क्योंकि शीशे पर खून से लिखा हुआ था, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। अभी रोहन इन सब से उबर भी नहीं। शीशे में एक आकृति सी उभरने शुरू हो गई, जो धीरे धीरे एक चेहरे का रूप लेती जा रही थी। कुछ देर बाद जो चेहरा रोहन के सामने था, उसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर गया और कांप उठा। तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि उस शीशे में जो आकृति बन रही थी वह किसकी होगी? और रोहन के साथ यह बार बार आने वाली रूह कौन होगी? क्या रोहन ने सच में किसी को मारा है या किसी की दौलत हड़पी है? यह सब सवालों का जवाब अगर आपके पास होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट ज़रूर देखें, और इस कहानी का दूसरा भाग तभी देख सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो, ताकि आप इस कहानी का दूसरा भाग मिस ना कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।